विश्व इतिहास की झलक। इस पुस्तक से आज सुनिए 7वां पत्र यूनानी। इसकी तारीख है 10 जनवरी सन 1931। तुम में से आज कोई भी मिलने नहीं आया। मुलाकात का दिन बहुत कोरा था। निराशा हुई। मुलाकात टलने की जो वजह बताई गई वो और भी निराशाजनक थी। बताया गया दादू की तबीयत ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा पता नहीं चला। खैर, जब मुझे पता चला कि आज मुलाकात ना होगी तो मैंने चरखा उठाया और सूत काता। मेरा अनुभव है, चरखा काटने और निवाड़ बुनने में दिल को मज़ेदार राहत मिलती है। इसलिए जब कभी भी असमंजस में हो तो काटने लगो। हमने अपने पिछले पत्र में देखा था कि यूरोप और एशिया, इन दोनों में कितनी बातें एक दूसरे से भिन्न हैं और कितनी मिलती जुलती हैं। आओ हम प्राचीन यूरोप पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। बहुत दिनों तक भूमध्य सागर के चारों तरफ के देश ही यूरोप समझे जाते थे। हमें उस ज़माने के यूरोप के उत्तरी देशों का कोई हाल नहीं मिलता। भूमध्य सागर के देशों में रहने वाले लोगों का ख्याल था कि जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस में जंगली और बर्बर कबीले रहा करते थे। यहाँ तक कि लोगों का ख्याल है कि शुरू ज़माने में सभ्यता भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से तक सीमित थी। तुम जानती हो, मिस्र जो अफ्रीका में है, यूरोप में नहीं, और नौसास ही पहले देश थे जो आगे बढ़े। धीरे धीरे आर्य लोग एशिया से पश्चिम की ओर बढ़ने लगे और यूनान और आसपास के मुल्कों में फैल गए। ये आर्य वही यूनानी हैं जिन्हें हम प्राचीन यूनानी कहते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। शुरू में मेरा ख्याल था कि ये लोग उन आर्यों से बहुत भिन्न नहीं थे जो शायद पहले भारत में आ चुके थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुए होंगे और धीरे धीरे आर्य जाति की इन दोनों शाखाओं में दिन पर दिन फर्क होता चला गया। भारतीय आर्यों के ऊपर उससे भी पुरानी भारत की सभ्यता यानी द्रविड़ सभ्यता और शायद उस सभ्यता के बचे खुचे हिस्सों का बहुत असर पड़ा, जिसके खंडहर आज हमें मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। आर्यों और द्रविड़ों ने एक दूसरे से बहुत कुछ लिया और एक दूसरे को बहुत कुछ दिया और इस तरह से मिलजुल कर भारत की एक मिली जुली संस्कृति बनाई। हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि यूनानी आर्य और भारतीय आर्य दोनों उस जमाने के सबसे बड़े सख्त और जांबाज लड़ाके थे। ये बहुत जीवट थे और जिन नाजुक या अधिक सभ्य लोगों से उनका सामना हुआ उन्हें या तो इन्होंने हजम कर लिया या नष्ट कर डाला। इस तरह नौसास ईसा के पैदा होने के करीब 1000 वर्ष पहले नष्ट हो चुका था और नए यूनानियों ने यूनान में और आसपास के टापुओं में अपना अधिकार जमा लिया। ये लोग समुद्र के रास्ते एशिया कोचक के पश्चिमी किनारे और दक्षिण इटली और सिसिली तक, दक्षिण फ्रांस तक जा पहुँचे। फ्रांस में मार्साई नाम के शहर को इन्होंने बसाया था, लेकिन शायद इनके जाने से पहले वहाँ फिनिश लोगों की बस्ती थी। तुम्हें याद होगा, फिनिश जाति एशिया कोचक की मशहूर समुद्र यात्री कौम थी जो व्यापार की तलाश में दूर दूर तक धावे मारा करती थी। उस पुराने ज़माने में ये लोग इंग्लैंड तक पहुँच गए थे, जिन दिनों वो बिल्कुल जंगली देश था और जब जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य का जहाजी सफ़र ज़रूर खतरनाक रहा होगा। यूनान की मुख्य भूमि में एथेंस, स्पार्टा, थीब्स और कोरिंथ जैसे मशहूर शहर आबाद हो गए। यूनानियों के जो उस वक्त हेलेंस कहलाते थे, पुराने ज़माने का हाल इलियड और ओडेसी नाम के 2 महाकाव्यों में मिल जाता है। इन दोनों प्रसिद्ध महाकाव्यों का कुछ हाल तो मालूम है। ये दोनों महाकाव्य हमारे देश की रामायण और महाभारत के तरह के ग्रंथ हैं। कहते हैं कि होमर जो अंधा था उसने ये काव्य लिखे हैं। इलियड में ये सारा किस्सा बयान किया गया है कि किस तरह सुंदरी हेलेन को पेरिस अपने शहर त्राय में भगा ले गया और किस तरह यूनान के राजाओं और सरदारों ने उसे छुड़ाने के लिए त्राय को चारों तरफ से घेर डाला। और ओडेसी त्राय के घेरे से लौटते वक्त ओडेसियस या यूलिसस के भ्रमण की कहानी है। इधर तो हेलेंस या यूनानी कौम तेजी के साथ थोड़े दिन में लेकिन शानदार जवानी पर पहुंच रही थी। उधर एक दूसरी शक्ति का जो आगे जाकर यूनान को जीतने वाली और उसकी जगह लेने वाली थी,
चुपचाप उदय होना दिलचस्पी की बात है। कहा जाता है कि इसी ज़माने में रोम की बुनियाद पड़ी थी। कई सौ वर्षों तक इसने दुनिया के रंगमंच पर कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया, लेकिन ऐसे महान शहर की स्थापना अवश्य ही उल्लेखनीय है जो सदियों तक यूरोपीय संसार पर हावी रहा, जो संसार की स्वामिनी और अमरपुरी के नाम से मशहूर हुआ। रोम की स्थापना के बारे में अजीब किस्से हैं। कहते हैं कि रोमुल्स को एक मादा भेड़िया उठा ले गई थी और उसी ने पाला था। रोमुल्स ने ही इस शहर की बुनियाद डाली थी। जिस जमाने में रोम की बुनियाद पड़ी थी, उसी जमाने में या कुछ समय पहले प्राचीन दुनिया का एक दूसरा बड़ा शहर भी बसाया गया था। इसका नाम था कारथेस, और इसे अफ्रीका के उत्तरी समुद्र तट पर फिनिश लोगों ने बसाया था। ये शहर बढ़ते बढ़ते एक बड़ी समुद्री शक्ति बन गया था। रोमुल्स यानी रोम का संस्थापक और पहला सम्राट। रोमुल्स और रेमस दो जुड़वा भाई थे। इन दोनों को उनके नाना एमिलियस ने एक डोंगी में रखकर टाइबर नदी में बहा दिया था। डोंगी उस दलदल में जाकर रुक गई जहाँ की बाद में रोम आबाद हुआ था। कहा जाता है यहाँ से एक मादा भेड़िया इनको उठाकर ले गई थी, इन्हें अपना दूध पिलाया और बाद में फोस्ट्यूल्स नामक गडरिये की स्त्री ने इसका पालन पोषण किया था। बड़े होकर ये फिलिस्तीन के युद्ध प्रिय गडरियों के एक गिरोह के सरदार बन गए। कुछ समय बीतने के बाद इनके बाबा ने इन्हें पहचान लिया, जिसने अन्यायी एम्यूल्स को कत्ल कर अल्बस की राजगद्दी पर इनको वापस बिठा दिया था। इन्होंने अब इस भूमि पर जहां इनका पालन पोषण हुआ था उसमें एक शहर बनाने का विचार किया, लेकिन कौन पहले शुरू करे इस पर झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें रेमस मारा गया। रोमुल्स ने रोम आबाद किया और अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने शत्रुओं को हराकर एक छत्र राज्य करने लगा। बाद में एकाएक एक तूफान में गायब हो गया और अंत में देवताओं की तरह पूजा जाने लगा। आज की बात समाप्त करने से पहले फिलिस्तीन के ऊपर अगर सरसरी नजर डालें तो अच्छा होगा। फिलिस्तीन यूरोप में नहीं है और ना ही इसका कोई ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसके प्राचीन इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि इसका जिक्र तौरात में पाया जाता है। इस कहानी का संबंध यहूदियों के कुछ कबीलों से है जो इस छोटे देश में रहते थे। बताया गया है कि यहूदियों को अपने दोनों तरफ बसे हुए शक्तिशाली पड़ोसियों बाबुल, अशर और मिस्र से कितने ही झगड़े करने पड़े थे। अगर ये कहानी यहूदी और ईसाई मजहबों का हिस्सा न बन गई होती तो शायद ही किसी को इसका पता चलता। जिस समय नौसास नष्ट किया जा रहा था, फिलिस्तीन के इजराइल भाग का बादशाह सालुस था। सालुस यहूदियों के देश इजराइल का पहला बादशाह था। इसका समय ईसा से करीब 1010 साल पूर्व था। इसने फिलिस्तीन जाति को हराया और अमलेकाइट जाति का दमन किया, लेकिन अंत में फिर फिलिस्तीनियों से हार गया और आत्मग्लानि में अपनी ही तलवार से आत्महत्या कर ली। इसके बाद दाऊद और फिर सुलेमान हुआ। दाऊद को डेविड भी कहते हैं। ये इजराइल का दूसरा बादशाह था। इसका समय ईसा से 1030 से लेकर 990 साल पहले का था, जब बादशाह सालूस ने खुदकुशी कर ली थी और फिलिस्तीनों ने राजकुमार को मार डाला था। तब ये राजा बनाया गया। कहा जाता है कि बाइबल के पुराने अहदनामे का बहुत सा हिस्सा इसी का लिखा हुआ है और सुलेमान को सालोमन भी कहते हैं। इजराइल का ये तीसरा बादशाह था। इसके पास बहुत धन था, इसलिए पुराने इतिहास में इसका राज्य शान और शौकत के लिए मशहूर था। इसके गीत और कविताएं भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि ये बहुत बुद्धिमान, इंसाफ पसंद बादशाह था। इसकी अक्लमंदी की बहुत सी कहानियां मशहूर हैं। मैं इन 3 नामों का जिक्र कर रहा हूं इसलिए कि शायद तुमने इनके बारे में जरूर पढ़ा या सुना होगा।